Okay, so today's topic is design issues and optimization in deep learning model. और इसमें फर्दर हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स उनकी ट्यूनिंग और कैपेसिटी और फिटिंग से रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले एक पूरा ओवरव्यू लिया है, जिस तरह बायोलॉजिकल न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन, उसके अल्टरनेटिवली हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है। और जिस तरह बायोलॉजिकल मॉडल में डिफरेंट इंडिपेंडेंट बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स मिलकर एक न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं जिन्हें हम साइनेप्सिस कहते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है वो मिलकर एक लेयर्स फॉर्म करते हैं। तो एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी, एक पर्टिकुलर लेआउट फॉलो होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। फिर जिस तरह बायोलॉजिकल न्यूरॉन अपना नेटवर्क कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स होता जाता है, जिसमें मल्टीपल कनेक्शंस, मिलियंस ऑफ कनेक्शंस होते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी हम नंबर ऑफ लेयर्स और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ाते जाते हैं और इस तरह हमारे पास एक कम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क फॉर्म होता है। और फिर हम इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर ट्रेनिंग करते हैं अपने डेटा के थ्रू, और इसका एक लर्निंग एल्गोरिथम है जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है। अब बात यह है कि जब हमारे पास मल्टीपल लेयर्स आपस में कनेक्ट होकर एक कम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बना रही हैं, एक डीप न्यूरल नेटवर्क बना रही हैं, इशू जो आता है वो आता है इसमें कि सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं, अच्छा हमें कितने नंबर ऑफ लेयर्स रखते हैं, या हमारा नेटवर्क एक हिडन लेयर रखेगा या एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स होंगी। तो वन हिडन लेयर का जो एक मॉडल है वो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल होता है। और यूजुअली जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन हम ट्रेडिशनली रखते हैं कि हर हिडन लेयर में सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इनिशियली हम सेट करते हैं। तो ये बात तो तय है कि अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लेयर्स आपकी ज़्यादा होती जाएंगी या नंबर ऑफ न्यूरॉन्स लेयर्स में ज़्यादा होते जाएंगे, आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो उतना ही कम्प्लेक्स होता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ठीक है, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स और ट्रेनिंग टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसका साथ साथ इसका दूसरा इम्पैक्ट ये भी है कि वो ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के कैपेसिटी रखेगा। तो अब हमें ये पहला डिज़ाइन इशू ये देखना है कि नंबर ऑफ लेयर्स के लिए कोई स्टैंडर्ड रूल है या नहीं। तो जो यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम है, ये एक लेक्चर है, मैं चाहूँगी आप लोग इसको गो थ्रू करें। ठीक है, इस लेक्चर में एक रिसर्च पेपर फर्दर एक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम के बारे में डिटेल है इसमें कि एक फीड फॉरवर्ड जो नेटवर्क होता है जिसमें एक सिंगल हिडन लेयर हो, वो कुछ भी सीख ले, मतलब एक एक सिंगल हिडन लेयर भी है, इट कैन अप्रॉक्सीमेट एनी प्रॉब्लम, इट कैन लर्न एनी प्रॉब्लम। सो इसे यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम का नाम दिया गया है। तो लेकिन फिर हमें डीप लर्निंग पे क्यों जरूरत होती है जाने की, कि हमें और डीप लेयर्स और ज़्यादा, एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स रखने की जरूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, तो उसकी रीज़न वही जो हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब जैसे ही हमारी प्रॉब्लम्स और कम्प्लेक्स होती जाती हैं और कम्प्लेक्स डाटा इन्वॉल्व होता है उनमें, जिनमें साउंड डाटा होता है, इमेज डाटा होता है या वीडियो एनिमेशन डाटा होता है, तो उसके पैटर्न्स भी डिफ़िकल्ट होते जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह ऑटोमेटेड फीचर इंजीनियरिंग की ज़रूरत भी हमें होती है, क्योंकि मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग भी इस तरह के डेटा के लिए और कम्प्लेक्स या इम्पॉसिबल होती है टू टू परफॉर्म। So that's why we jump into deep learning network. अब जब डीप लेयर्स की हम बात करेंगे तो कितने नंबर ऑफ लेयर्स, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये। फिर कि हर लेयर में न्यूरॉन्स कितने होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी न्यूरॉन्स इन इनपुट लेयर, इसका जवाब सादा सा है। इसका जवाब आपके डेटा सैंपल में, डेटा सेट में छुपा है। सो आप अपने ट्रेनिंग डेटा सेट पे फीचर्स देखें, जितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं प्लस वन ऐड कर लें जस्ट एज फॉर अ बायस वैल्यू, सो दैट वुड बी द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन योर इनपुट लेयर। इसी तरह आउटपुट लेयर का असूल भी सादा है। क्या है आपका आउटपुट लेयर, आपको आप आउटपुट लेयर में सिंगल नोड रिक्वायर है या मल्टीपल नोड रिक्वायर है। अगर तो आप कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं उतने नंबर ऑफ आपके न्यूरॉन्स होंगे आउटपुट लेयर में। ठीक है, और अगर आप एक सिंगल नोड रखते हैं तो डेफिनेटली देन योर न्यूरल नेटवर्क विल एक्ट लाइक अ रिग्रेसर। तो यहाँ पर आकर चीज़ें कम्प्लेक्स होने लग जाती हैं। अच्छा, जब हमारे नंबर ऑफ लेयर्स दो हो, हिडन लेयर यानी कि हिडन लेयर एक से बढ़ जाए। ठीक, अब हमने जैसे कि अभी इनपुट लेयर्स और आउटपुट लेयर्स की बात की,
इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर, इनपुट लेयर एक ही होगी, आउटपुट लेयर एक ही होगी। और हमने इनपुट लेयर के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के प्रिंसिपल भी देख लिया, आउटपुट लेयर के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स का प्रिंसिपल भी देख लिया, क्योंकि वो हमारे आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो मेन जो प्रॉब्लम देती है हमें डिज़ाइन डिसीजंस के लिए, वो देती हैं हिडन लेयर्स। अब हिडन लेयर्स के लिए सामने एक टेबल गिवन है आपके लिए। आप देखते हैं अगर एक हिडन लेयर है तो भी वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेगा नेटवर्क। लेकिन जैसे ही आपकी प्रॉब्लम कम्प्लेक्स होगी और कम्प्लेक्स होती जाएगी, आप हिडन लेयर्स बढ़ाएंगे, ठीक है। सो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको एक कम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री फॉर्म करनी हो, कंटिन्यूस मैपिंग है एक एक स्पेस से दूसरी में, एक प्रॉब्लम से दूसरी में, तो सिंपल कंटिन्यूस प्रॉब्लम है तो कंटिन्यूस मैपिंग है, आप एक हिडन लेयर से काम चला रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जो डिसीजन बाउंड्री है फाइनल आउटपुट डिसाइड करने के लिए, वो एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन दे रही है, एक कम्प्लेक्स इक्वेशन फॉर्म करती है, तो फिर आपको स्मूथ मैपिंग के लिए एटलीस्ट 2 हिडन लेयर्स अप्लाई करनी होंगी। और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है आपकी रिप्रेजेंटेशन तो हम एडिशनल लेयर्स ऐड कर सकते हैं, देन यू विल एंड अप एडिंग मोर देन 2 हिडन लेयर्स। अब इसमें एक रूल ऑफ थंब है कि उनकी डायमेंशनैलिटी क्या होगी हिडन लेयर्स की। तो फर्स्ट रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर आपकी आउटपुट लेयर में सिर्फ एक एक नोड है, ठीक है, तो फिर इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है रूल ऑफ थंब है कि कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, लेस देन 2/3 ऑफ इनपुट डायमेंशनैलिटी। यानी कि जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपके इनपुट लेयर में थे उसका 2/3 ले लें, उसके उससे लेस हो सकता है, उसको इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे आप नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन हिडन लेयर, अगर आपकी आउटपुट लेयर में एक नोड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये जो तीनों रूल्स आपके सामने मेंशन है, ये रिसर्च कम्युनिटी हैज़ डिस्कवर्ड ओवर द ईयर्स आफ्टर एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशंस, एंड ये रूल्स मैंने एक रिसर्च पेपर से अडॉप्ट किए हैं और आपके लिए इस लेक्चर में ऐड किए हैं। तो दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या बताता है कि अगर आपके पास मल्टीपल आउटपुट नोड्स हैं, यानी कि आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, आपका रिलेशनशिप इनपुट टू आउटपुट मैपिंग का वुड बी अ बिटर कॉम्प्लेक्स। तो उसका लिए कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रखने हैं आपने हिडन लेयर में? ट्वाइस ऑफ द इनपुट डायमेंशनैलिटी और डायमेंशनैलिटी ऑफ इनपुट प्लस आउटपुट न्यूरॉन्स, ठीक है। ये दूसरा इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपकी रिक्वायर्ड इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स है, फिर आप ये थर्ड फार्मूले पे आएंगे कि मल्टीप्लाई योर इनपुट डायमेंशनैलिटी विद 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ द इनपुट डायमेंशनैलिटी माइनस 1। सो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं, इनको फॉलो करते हुए आप एक इनिशियल डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप एब्लेशन स्टडी अपनी कंडक्ट करते हैं, न्यूरल नेटवर्क पर अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप यू कैन प्ले विद योर न्यूरॉन्स एंड यू कैन प्ले विद योर नंबर ऑफ लेयर्स एज वेल, और आप कम और ज़्यादा करके परफॉर्मेंसेस और रिजल्ट्स जो हैं एनालाइज कर सकते हैं to end up to a final optimized model। तो एक जनरल फार्मूला ये बनता है NS divided by alpha into N of I plus N of O, where N of H is the number of neurons in hidden layer. The number of input neurons Ni and number of output neurons are represented by N and O, and NS is the number of samples in training data set। अल्फा क्या है? अल्फा हमारा एक स्केलिंग फैक्टर है, इसकी रेंज है बिटवीन 2 to 10। तो आप इसको इसके दौरान डिफरेंट तरह की स्केलिंग करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट सेट्स बना के अपना जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि अच्छा नंबर ऑफ लेयर्स क्या होंगी, इनपुट लेयर क्या होगी, आउटपुट लेयर्स कितनी में कितने न्यूरॉन्स होंगे, और फिर हिडन लेयर्स कितनी होंगी और हिडन लेयर्स में कितने न्यूरॉन्स होंगे। तो इसके हमने कुछ स्टैंडर्ड कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स देख लिए। अगला क्वेश्चन आता है ऑप्टिमाइजेशन में ड्यूरिंग डिजाइन डिसीजंस कि एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा चूज करें। प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव स्टडीड प्लेंटी ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। तो सबसे सिंपल हमने देखे बाइनरी स्टेप फंक्शन और लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, लेकिन नॉर्मली हम इनको प्रेफर नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो बाइनरी स्टेप फंक्शन है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये तो आपकी मल्टीपल क्लासेस को साथ डील ही नहीं करता, ठीक है। तो आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का इशू क्या है कि इसमें आप बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिथम यानी कि ग्रेडियंट डिसेंट एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो उसके थ्रू ट्रेन कर ही नहीं सकते।
अदरवाइज यू विल एंड अप विद अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल अगर आप लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। तो हम जाते हैं फिर रीलू पे। फिर रीलू है, सिग्मॉइड है, हाइपरबोलिक टेंजेंट है। ये सब हमारे क्या है, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। तो स्टेप फंक्शन और लीनियर फंक्शन को तो हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, एंड देन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वी विल टेंड टू नॉन लीनियर फंक्शन। नॉन लीनियर में आपके पास सिग्मॉइड आ गया, सिग्मॉइड लेकिन जीरो सेंटर्ड नहीं है, तो इसलिए वो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल नहीं देता पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट। ठीक है। सिग्मॉइड और 10H जो है कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव भी हैं, क्योंकि वो हर इनपुट के लिए फायर होंगे। सेकंड, दे हैव टू फेस द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स। इसके अलावा एक डाइंग रीलू प्रॉब्लम है। डाइंग रीलू प्रॉब्लम में आपके जो रीलू एक्टिवेशन फंक्शन है, ये आपको ऐसे नंबर ऑफ आउटपुट दे रहा होता है जो कि कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि जीरो होते हैं। और अगर इनिशियल लेयर्स में आपका जीरो सेट हो जाए, जीरो आउटपुट आ रहा हो, तो फॉर्मर लेयर्स में भी फर्दर जीरो ही आ रहा होता है आउटपुट। तो इवेंचुअली योर होल नेटवर्क टेंड्स टू डाई in the early iteration, during early iteration. So dying ReLU problem, vanishing gradient problems are there. Vanishing gradient problem तो ReLU एक्टिवेशन फंक्शन सॉल्व कर लेता है, लेकिन dying ReLU प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उसको भी, अगर उसका आउटपुट जीरो आने लग जाए इनिशियल लेयर्स पे। और ये कब होता है, जब आप अपना लर्निंग रेट बहुत स्मॉल रखते हैं। यूजली ये फिनोमेना तब होता है जब आपका लर्निंग रेट बहुत स्मॉल है, तो आपका रीलू एक्टिवेशन फंक्शन भी आउटपुट जीरो देने लगता है, और फिर नेक्स्ट लेयर, उससे नेक्स्ट लेयर, उससे नेक्स्ट लेयर, वही जीरो आउटपुट आगे प्रोपेगेट हो रहा होता है। इवेंचुअली योर होल नेटवर्क डाइज। तो डाइंग रीलू प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है वो लीकी रीलू एक्टिवेशन फंक्शन है, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं लीकी रीलू में दे हैव अ स्लाइट स्लोप फॉर द नेगेटिव इनपुट वैल्यूज, नेगेटिव स्लोप, राइट। तो इसलिए इसमें आउटपुट जीरो नहीं आता फॉर नेगेटिव वैल्यूज, तो डाइंग रीलू की प्रॉब्लम भी अकर नहीं होती। फर्दर ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स और बहुत सारे सब पेपर ऐसे आए हैं जिनमें रीलूज की वेरिएशंस जो हैं वो टेस्ट की गई हैं, एक्सपेरिमेंट की गई हैं। तो जितने मॉडर्न नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस हैं उनमें रीलू के अलावा लीकी रीलू है, एक्सपोनेंशियल लू है, स्विश है, सॉफ्ट प्लस है, सॉफ्ट मैक्स है, सॉफ्ट साइन है, वो भी 10X की ही एक फॉर्मेशन है। तो देयर आर मल्टीपल नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस। अब ये है कि हम इनमें से कौन सा यूज करें। नॉर्मली हम हिडन लेयर्स के लिए रीलू ही यूज करते हैं या लीकी रीलू यूज करते हैं। आप अपने मॉडल के लिए, अपने प्रॉब्लम के लिए रीलू और लीकी रीलू दोनों को ट्राई कर सकते हैं। जिस जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे आप उसको फाइनल फंक्शन के लिए डिप्लॉय कर लें। अच्छा, जो आउटपुट लेयर्स हैं उनमें मोस्टली हम सॉफ्ट मैक्स, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और मल्टीपल क्लासेस हैं, हम सॉफ्ट मैक्स प्रेफर करते हैं। वरना 10H और लॉजिस्टिक वो भी हम यूज कर सकते हैं। अब फर्दर ये आपके सामने एक डायग्राम मेंशन है। ठीक, इसमें n इज द नंबर ऑफ न्यूरॉन, m जो है नंबर ऑफ लेयर्स, और प्लस बायस। सो n इंटू एम प्लस बायस, इट दिस गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ वेट्स फॉर योर नेटवर्क। अदरवाइज अगर आप काउंट करने लगे तो एक एक कनेक्शन, अच्छा इतने कनेक्शन है, तो ईच कनेक्शन इज कैरिंग अ वेट, देयर वुड बी l नंबर ऑफ कनेक्शन। तो इसका सीधा सा फार्मूला है, n इज योर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड m इज योर नंबर ऑफ लेयर्स, and then n into m would be your total number of weights plus number of bias. तो बायस वैल्यूज आप हर लेयर को में एक बायस वैल्यू मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप बायस वैल्यू ऐड करो, इट्स ऑप्शनल। तो ये जो आप ट्रेनिंग रन करते हैं, तो यू रन इट अंटिल यू कन्वर्ज। कन्वर्ज के लिए आप क्या ग्रेडियंट डिसेंट आपको क्या दे रहा होता है, एक स्लोप दे रहा होता है कि आपका लॉस फंक्शन जो है कम से कम वैल्यू दे। तो जिसके लिए आपका लॉस कम से कम हो, तो आपको जो वेट्स हैं, आपको वो वेट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो आपके लॉस फंक्शन को बेस्ट वैल्यू दें। ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो आपके लॉस फंक्शन के साथ कुछ पैरामीटर्स ऐड करता है। उन पैरामीटर्स को हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो आपकी जो भी डेरिवेटिव्स हैं उनके लिए एक लो वैल्यू दें, इवेंचुअली लीडिंग योर लॉस फंक्शन टू द मिनिमल पॉसिबल वैल्यू, मिनिमल पॉसिबल एरर वैल्यू। तो पर्पज हमारा क्या होता है, एरर डिक्रीज करना। तो मेन एम यही है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का, कि आपको अपना लॉस फंक्शन का एरर कम से कम रखना है, या यू हैव टू मिनिमाइज इट नियर टू जीरो। अब उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं।
आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप वन ट्रेनिंग सैंपल के बाद दोबारा रिकैलकुलेट करते हैं और वन बाय वन ट्रेनिंग सैंपल के लिए अलग अलग आप ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक हो सकती है अगर आप एक एक सैंपल के लिए अलग से करें। ठीक है। और जो आपके आउटलायर्स होते हैं वो आपको इनअप्रोप्रिएट वेट्स की तरफ ले जा सकते हैं। इसमें दूसरा इसमें एक मेथड है बैच ग्रेडियंट का। इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक ट्रेनिंग सैंपल्स के बैचेस डिफाइन कर लेते हैं और फिर आप उस हर बैच के लिए कलेक्टिवली ही एक दफ़ा आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हैं। इटरेटिवली वो बैचेस रन होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके आउटलायर्स हैं उसके लिए एबनॉर्मल वैल्यूज नहीं आती, बच जाते हैं। आपका जो मॉडल है आपको आउटलायर्स को हैंडल कर पाता है। ठीक है। लेकिन इट कैन आल्सो ऑफन लीड टू लोकल ऑप्टिमल, क्योंकि हमने जिस तरह से बैचेस बनाए होते हैं हमने अपने ट्रेनिंग सैंपल्स को स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है। सो इसमें आपको हर चंक के लिए हर बैच के लिए एक लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन ही मिल रहा होता है फॉर एरर मिनिमाइजेशन। सो थर्ड हमारे पास क्या है, रैंडमाइज मिनी बैच। इट्स द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है। इसमें आप बहुत स्मॉल नंबर ऑफ रैंडम बैचेस बनाते हैं फ्रॉम ट्रेनिंग सैंपल और आप उसमें फॉरवर्ड पास और बैक प्रोपेगेशन ईच बैच पर इटरेटिवली रन करते हैं। तो ये फर्स्ट टू दोनों ऑप्शंस के मुकाबले में जो थर्ड है रैंडमाइज मिनी बैचेस, ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको देता है। फर्दर ऑप्टिमाइजेशन में क्या आ जाता है कि हमारी इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम। डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन आप रैंडमली कुछ भी दे सकते हैं अपने वेट्स। ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन में सैचुरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। अब जेवियर इनिशियलाइजेशन उसका एक सोल्यूशन है। वो करता क्या है कि आपकी जो भी इनिशियल वेट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करता है बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है। ताकि जो आपके इनपुट और आउटपुट के कनेक्शंस हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर न्यूरॉन, उसमें आपकी सेचुरेशन ना हो आपकी इनिशियलाइजेशन की वजह से, और आपकी जो इनिशियल लेयर्स हैं वहीं पर आपका जो आउटपुट है वो ज़ीरो पर कन्वर्ज ना हो जाए। ठीक। तो ये ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन काफ़ी हद तक आपको नेटवर्क सैचुरेशन की प्रॉब्लम से बचा लेता है। फर्दर एक और मेथड है, ये भी एक रिसर्च पेपर से मैंने अडॉप्ट किया है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियलाइजेशन। ठीक है। इसमें भी आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हो। ठीक है। फॉर योर इनपुट फीचर्स स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की डिफरेंट फॉर्मेशन यूज़ होती हैं। इसकी डिटेल आपको फर्दर इम्प्लीमेंटेशन लाइब्रेरीज में मिल जाएगी। फर्दर हमारे पास रेगुलराइजेशन की टेक्निक आती है, जिसमें एक फॉर्म है ड्रॉप आउट की। ठीक है। तो ये नॉर्मली हम ओवर फिटिंग को हैंडल करने के लिए ये टेक्निक अडॉप्ट करते हैं। होता क्या ड्रॉप आउट में कि यू म्यूट सम ऑफ द न्यूरॉन्स इन योर लेयर्स, सो दे दोज न्यूरॉन्स दे डोंट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड नेट है और इसकी दूसरी फॉर्मेशन में हमने क्या किया है, वी हैव म्यूटेड सम ऑफ द न्यूरॉन्स सो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रेनिंग साइकिल एंड दे आर नॉट कनेक्टेड विथ further layers and neurons। तो इसमें इसकी भी एक रेंज है। इस पैरामीटर को भी हम सेट कर सकते हैं यूजिंग ओवर कोडिंग लाइब्रेरीज। तो मोस्टली हम हिडन लेयर्स के लिए 0.5 टू 0.8 एक आइडियल ड्रॉप आउट रेंज समझी जाती है। इनपुट लेयर्स में हम 0.1 भी रख लेते हैं, 0.2 भी रख लेते हैं। ठीक है। बहरहाल रेंज इसकी 0 to 1 की भी प्रोबेबिलिटी के दरमियान रहती है। एक रूल ऑफ थंब इसमें भी आपको रिसर्च पेपर्स में मिलेगा, इफ एन इज योर नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स इन एनी लेयर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूरॉन, एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग अ यूनिट, तो गुड ड्रॉप आउट क्या होगा, एन बाई पी। तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को आप प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर लें और यू कैन एंड अप टू 50% ऑफ ड्रॉप आउट रेट और 80% ऑफ ड्रॉप आउट रेट एज वेल। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट की। दोनों ही हमारे मॉडल की ट्रेनिंग के लिए सूटेबल नहीं है। वैनिशिंग ग्रेडियंट तब आएगा जब आपके जो लर्निंग रेट है बहुत ही एक्सेसिवली स्मॉल रखा हुआ है आपने। तो होता क्या है कि आफ्टर एवरी अपडेट एंड ट्रांसफरिंग टू नेक्स्ट लेयर आपका ग्रेडियंट मिनिमाइज होते होते वैनिश हो जाता है। और ये तब होता है जब आपने वेट्स बहुत स्मॉल इनिशियलाइज किए हैं। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम तब आती है जब आपने वेट्स मोर देन वन रख दिए हैं, वन से बड़े वेट्स, बहुत ज़्यादा लार्ज वेट्स इनिशियलाइज किए हैं। तो इनिशियल लेयर्स में ही, शुरू के लेयर्स में ही आपके इतने फ्लक्चुएशन आती है और हाई अपडेट्स जाते हैं, वेट्स की वैल्यू इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो आपकी रेंज से बाहर निकल जाती है। सो यू आर
योर वेट्स आर एक्सप्लोडिंग टू इंफिनिटी। सो NaN एरर आता है आपको। So both of the cases are not healthy to converge. तो इसलिए हम Xavier इनिशियलाइजेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर रेगुलराइजेशन में आपकी रीडिंग असाइनमेंट है, L1 L2 इनके लेक्चर्स अपलोडेड हैं। L1 और L2 मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको फर्दर रिवाइज कर दूंगी, लेकिन इसकी डिटेल लेक्चर्स अपलोडेड हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ये मशीन लर्निंग के टॉपिक में प्रीवियस सेमेस्टर के बेस आपका कोर्स है, उसमें रेगुलराइजेशन का टॉपिक है, तो उसके लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगी, वहां से आप देख लें।